नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थना भेजी गई थी तो 920 पदों की आरपीएससी को, उस उन पदों का आरपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। यह विज्ञापन साथियों 2/11/2020 का है साथियों। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के, कॉलेज लेक्चरर के 920 पद है, सहायक आचार्य के 920 पद है। इन विषयों पर विषयवार विभिन्न विषयों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी है तथा इसमें पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तो विभिन्न पदों की जो संख्या है वह आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इसके अलावा इसके लिए क्या योग्यता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, इसके अलावा फॉर्म भरने का जो तरीका है वह क्या है, तिथि क्या है, यह सभी संपूर्ण जानकारी, जो भी आपके सवाल है वह सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और साथियों, महत्वपूर्ण बात कि इसकी तारीख जो है, फॉर्म भरने की जो तिथि है वह जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। तो आप ऐसी ही सूचना अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस भर्ती के बारे में पता चल सके। नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 33 पद है, जिनमें जनरल के 11 है, एससी के 4 है, एसटी के 3 है, ओबीसी के 5 पद है। केमिस्ट्री के 40 पद है, मैथ्स के 34 पद है, फिजिक्स के 35 पद है, जूलॉजी के 30 पद है, जिनमें 10 जनरल के हैं, 3 एससी के हैं और एसटी के हैं, इसमें 3 पद, और 5 पद ओबीसी के हैं। इसी तरह एबीएसटी 82 कुल पद है, 22 जनरल के हैं, 10 पद एससी के हैं, 7 पद एसटी के हैं और 12 पद ओबीसी के हैं। इस तरह पदों की संख्या आप देख सकते हैं। जो भी आपका विषय है उस विषय की संख्या आप देख सकते हैं। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीएडीएम के 127 पद है, सबसे ज्यादा पद इसी में है, जिसमें 34 पद अनारक्षित है, 14 पद एससी के हैं, 11 एसटी के और 19 पद जो है वह ओबीसी के हैं। इसके अलावा अपन देखें तो ईएफएम 56 पद है, 17 अनारक्षित हैं, 6 एससी के हैं और 5 एसटी के हैं और 8 ओबीसी के हैं। इसी तरह टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग 1 पद है, जियोलॉजी का 8 पद है, लॉ के 8 पद है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 10 पद है, इकोनॉमिक्स के 47 पद है, खूब पद है साथियों, 14 अनारक्षित है और कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं 5 एससी के, 4 एसटी के और 7 पद ओबीसी के। इंग्लिश के 55 पद है साथियों, इंग्लिश के खूब सारे पद है। ज्योग्राफी के 48 पद है, 14 पद अनारक्षित जनरल के हैं, 5 पद एससी, 4 पद एसटी और 7 पद ओबीसी के। इसी तरह हिंदी ही मेरा सब्जेक्ट है साथियों। अगर हिंदी से आप हो और हिंदी की जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। 66 पद है, 19 पद इसमें है जनरल के। इसके अलावा 7 पद है एससी के, 5 पद है एसटी के और 10 पद है ओबीसी के। इस प्रकार इसमें 66 पद है। हिस्ट्री के 50 पद है, हिस्ट्री के 14 पद है इसके जनरल के, एससी के 5 पद, एसटी के 5 पद और ओबीसी के 7 पद है। सोशियोलॉजी 42 पद, म्यूजिक 3 पद, फिलोसॉफी 2 पद। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, 57 टोटल पद है, 17 जिसमें जनरल के हैं, 7 एससी के, 5 एसटी के और 8 ओबीसी के। इस तरह पदों की संख्या आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6 पद, संस्कृत के 39 पद, उर्दू के 5 पद, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन 5 पद, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन 8 पद, होम साइंस होम मैनेजमेंट 7 पद, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट 5 पद, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल 6 पद, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 1 पद है। इसके अलावा पंजाबी के 2 पद है। इस प्रकार कुल मिलाकर 918 पद है साथियों। तो आप ये पद देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य जो सूचनाएं हैं वो आप मैं
आपको सामने लेकर आया हूं। देखिए, ये आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और अब देखते हैं उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं। राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची के अनुसार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed at the master's degree। मतलब 55% चाहिए मास्टर डिग्री में, पीजी में, लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। मतलब 55% आपको पीजी में चाहिए। इसके अलावा आपकी नेट होनी चाहिए, CSIR हो चाहे UGC हो, नेट होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीड्यूर फॉर अवार्ड फॉर ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 शैल बी एक्सेप्ट। मतलब उसे छूट दी जाएगी, ठीक है, जिसकी 2009 से पहले की PhD है, उन्हें नेट सेट आवश्यक रूप से करनी होगी। इसके अलावा 11 जुलाई 2009 से पूर्व MPhil PhD हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी था। PhD डिग्री धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के लिए अध्ययनाधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद की भर्ती एवं नियुक्ति उन्हें नेट स्लेट सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। ठीक है साथियों, अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? सबसे पहले बात अपन देखते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। देखते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री। मतलब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसका मतलब है कि एवरेज आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। किस किस में होने चाहिए? कि 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है, इनमें 55% मार्क्स औसत होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए साथियों, विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 50% मार्क तो आपके होना ही होना चाहिए। एनी वन ऑफ सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और equivalent grades in the point scale wherever grading system is followed without including any grace marks and on or rounding off to make it 55 or 50% as the case may be। कहने का आशय क्या है कि मैं आपको मतलब संक्षेप में बताऊं तो 10th 12th ग्रेजुएशन में औसत परसेंट 55% होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणियों को तीनों में, मतलब जो भी आरक्षित श्रेणियां हैं उनको छूट किस प्रकार मिलेगी कि तीनों में औसत जो है, औसत 5% की छूट मिलेगी। तीनों में अलग अलग नहीं, केवल 5% की छूट औसत में मिलेगी। इसके अलावा 10वीं या 12वीं में एक में 50% होनी चाहिए, स्नातक में 50% होनी चाहिए, स्नातकोत्तर में 55% होनी चाहिए। 5% की छूट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल MBC निःशक्तजन, इनको 5% की छूट है। इसके अलावा नेट सेट पास होना चाहिए। उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंक की छूट दे है। उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा स्नातक तीनों परीक्षाओं के अंकों में पृथक रूप से 5% अंकों की छूट दे नहीं है। यह ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मान्य है। स्लेट सेट होनी चाहिए। 1 जनवरी 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश में स्लेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट सेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर 2002 से पूर्व आपकी सेट है तो वह, चाहे वह किसी भी राज्य का है, वह वैलिड है।
निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त योग्यता में निम्नानुसार छूट देय होगी कि अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं निःशक्त जन को शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट देय है। 1991 से पूर्व पीजी स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5% की छूट देकर 55 से 50%। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षा शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। मतलब अंतिम वर्ष का व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। मतलब पीजी अगर चल रही है तो वो भी आवेदन कर सकता है, लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अगर मतलब इंटरव्यू होता है तो उसे पीजी या नेट की जो परीक्षा है वह उत्तीर्ण आवश्यक रूप से होनी चाहिए, और साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ होने की दिनांक है। मतलब जब साक्षात्कार इंटरव्यू पहले दिन प्रारंभ होगी उसी दिन आपको सारी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। पे ग्रेड है 15,600, 39,100। प्रोफेशन रहेगा 2 साल तक का। आयु सीमा 1/7/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम। देखते हैं आयु में छूट क्या है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, राजस्थान राज्य के केवल अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट है। मतलब 40 वर्ष से 45 वर्ष की आयु तक वह भर सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिला, जनरल की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी, उन्हें भी 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट है। यह ध्यान रखना, महिलाओं के लिए यह छूट 10 वर्ष की रखी गई है। इसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न विवाह अर्थात परित्यक्ता, विडो एवं डाइवर्स वुमेन अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया के मामले में ऊपरी वर्णत ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ठीक है साथियों, इस तरह से ये आप आयु में छूट है। अन्य भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर ऊपरी वर्णत ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये छूट है विभिन्न अलग अलग जो इसे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या डॉक्टरेट, साथ में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं का 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 3 अवसरों के अध्याधीन रहते हुए ऊपरी वर्णत ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ठीक है साथियों, पूर्णकालिक विधि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए ऊपरी वर्णित ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक है साथियों, ये आपके सामने ये आपको पद क्रम संख्या 1 से 30 के पद आयोग द्वारा वर्ष 14-15 में उससे पूर्व में विज्ञापित गए थे। तत्पश्चात इन पदों में का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/8 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2020 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। ठीक है साथियों, अन्य विवरण देखते हैं। अब चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है कि उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। परीक्षा का स्थान वह परीक्षा का स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय आपको सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम यथाशीघ्र पाठ्यक्रम आपकी मतलब यथाशीघ्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया जो तिथि है वह 9/11/2020 से दिनांक 8/12/2020 रात्रि 12 बजे तक ही अवेलेबल है। मतलब 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेंट
विस्तृत विज्ञापन आदि की जानकारी ले ले। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल के आधार पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। मतलब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ। आवेदन पत्र के प्रू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों, अगर कोई समस्या है तो जो ईमेल हेल्प डेस्क पर दी गई है वेबसाइट पर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अन्य जो सूचनाएं हैं, हार्ड कॉपी अवश्य निकलवा ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना ये आप वेबसाइट पर जाकर के 10 दिवस के भीतर कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क, महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपए एवं समस्त निःशक्तजन, SC ST एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु 150 रुपए। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले SC ST 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जाति की परीक्षा शुल्क 150 रुपए। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। अर्थात राजस्थान से बाहर का है तो उन्हें 350 रुपए ही देने होंगे। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि ये जो एग्जाम, जो पैटर्न असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर होंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में 75 मार्क्स होगा, 3 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न होंगे। और ऐसे सेकंड पेपर में 75 मार्क्स है, 150 प्रश्न होंगे, 50 मतलब 0.50, 3 घंटे का पेपर है। एक जो प्रश्न होगा 0.50 का होगा, आधे नंबर का होगा। इसी तरह एक थर्ड पेपर में जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 50 मार्क्स का प्रश्न है, 2 घंटे का है, 100 प्रश्न इसमें होंगे। इस प्रकार 200 नंबर का पेपर है। इसके अलावा 24 नंबर का एंट्री होगा। सिलेबस आपको मतलब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कि आपको मोबाइल नंबर और मेल वही देने हैं जिस पर OTP या कोई सूचना मिल सके। ऑनलाइन आवेदन भरते समय विशेष ध्यानपूर्वक भरे। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना अपना ऑनलाइन आवेदन भरे, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदक द्वारा स्वयं मित्र अन्य किसी स्रोत से ऑनलाइन आवेदन भरवाते समय किसी प्रकार की गलत या भूलवश त्रुटि होती तो इसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। सुधार के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। इसी तरह अन्य सूचनाएं हैं, ये आप देख सकते हैं सारी सूचनाएं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप भी ये सूचनाएं, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है तो आप ये सारी सूचनाएं आपके लिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्रों को सत्यापन, जब इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास सत्यापन होना, प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया गया हो। आवेदक का वर्ग विशेष, ठीक है, उसके ये सर्टिफिकेट जो भी है वह आपके पास होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान आप पढ़ सकते हैं, अगर है तो यहाँ पर दिए हुए हैं, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, और हिंदी का जो पुराना जो सिलेबस है वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहो तो जाकर के देख सकते हो। और फिर भी आपको किसी तरह की इस विज्ञप्ति में किसी तरह की कोई समस्या होती है, परीक्षा शुल्क है, आवेदन प्रक्रिया है, प्रमाण पत्र है, इनसे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वह सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को आधार बनाते हुए उनको देख सकते हैं। फिर भी आपकी समस्या है तो इन दूरभाष नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।